जो भौतिक प्रदेश कंप्लीट करवाया है मैं उसको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। अभी जो पूरा भौतिक प्रदेश अपने काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं उसको मैं रिवाइज पूरा का पूरा करवा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपियों को बंद कर लेना और जल्दी से कंप्लीट को सुन लेना। जो जितने अभी 4-5 दिन से अपने लेके चल रहे, काफ़ी दिन हो गए करते हुए, तो कंप्लीट भौतिक प्रदेश राजस्थान का मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। तो ध्यान से सुन लेना, कोई आवाज़ नहीं करेगा और अपने फ़ोन वगैरह ये बंद रख लो। और यूट्यूब वालों आप भी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दिया करो, थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, आपको भी फायदा होगा और आपके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, रोजाना लाइव भी वीडियो आ रही है। तो जो पास में आपका रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको भी दबा दो, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दिया करो, इसको भी लाइक कर दो। तो मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले भौतिक प्रदेश राजस्थान को, भौतिक प्रदेश को वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। एस.के. सेन ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। उसके बाद रामलोचन सिंह ने 2, 4, 12 भागों में बांटा था। ए.के. तिवारी व हरिवंश सेन ने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे? पश्चिमी रेगिस्तान का मरुस्थल, उसके बाद अरावली बांटा था, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बांटा था। फिर अपने सबसे पहला शुरू किया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मैंने कहा था यहाँ पे 61.11% जनसंख्या पाई जाती है। 61.11% राजस्थान के क्षेत्रफल में फैला हुआ, 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे कितने जिलों में? लगभग 12 जिलों में फैला हुआ। यहाँ की जलवायु शुष्क व शुष्क जलवायु यहाँ की मानी जाती है। और यहाँ पे फिर अपने देखा था जलवायु के बाद वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखा था इसका सबसे हाई टेम्परेचर 49 डिग्री होता है, सबसे कम टेम्परेचर -3 डिग्री तक चला जाता है। इसका एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री तक होता है। यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे फिर देखा नहर मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर है। फिर अपने देखा था यहाँ पे जब नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके बाद देखा अभ्यारण्य, यहाँ पे राष्ट्रीय मरू उद्यान यहाँ पे प्रमुख अभ्यारण्य पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखा ताल चक्र अभ्यारण्य पड़ता है। इस साइड में NH की बात की थी, NH 15 यहाँ पे सबसे लंबा NH पड़ता है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जीरोफाइटस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फसल की बात करें तो यहाँ पे फसल मुख्य ज्वार बाजरा मोट होता है। फिर यहाँ पे देखा पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 से 25 सेमी समवर्षा रेखा थी। एक साइड में शुष्क मरुस्थल था, एक साइड में अर्ध शुष्क था। शुष्क की बात करें तो शुष्क को फिर 2 भागों में बांटा था उन्होंने, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश व बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में बांटा था। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश को कितना था? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कितना था? 58.50 था। और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कितना था? 41.50 था। सबसे पहले बालुका स्तूप युक्त प्रदेश को लेकर चले थे। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में सबसे पहले बरखान अर्धचंद्राकार मरुस्थल को बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल, उसके बाद अनुप्रस्थ समकोण की आकृति वाले अनुदैर्ध्य देखा था, हवा के समांतर बढ़ने वाले। उसके इरक देखा था, इरक को संपूर्ण रेतीला, उसके बाद हमादा संपूर्ण पथरीला। रेग मिश्रित मरुस्थल, दोहरे व धारियल देखे थे। दोहरे व धारियल कौन से थे? हवा के समांतर बढ़ने वाले। फिर मैंने आपको मरो लिखवाया था। मरो के अंदर ये झीलें होती है, खारे पानी की झीलें मरो। पवनानुवृत्ति लिखाया था, पवन के अनुकूल बनने वाले पैराबोलिक महिलाओं के हेयर पिन के समान बनने वाले बालुका स्तूप आपको लिखाए थे। तारा बालुका स्तूप लिखाए थे मैंने। तारो बालुका स्तूप मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़ में पाई जाती है। अवरोधी बालुका स्तूप लिखाए थे मैंने, अवरोधी जो कि चट्टानों के अवरोध से बनती है। स्कर्वकापिस बालुका स्तूप मैंने आपको लिखाए थे जो कि झाड़ियों के अवरोध से बनते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप हनुमानगढ़ की, राजस्थान के हनुमानगढ़ से हिसार राजस्थान हरियाणा के मध्य फैला हुआ। महान मरुस्थल पाकिस्तान व राजस्थान की बॉर्डर के सारे फैला हुआ। जोधपुर में हर प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। नहर जालौर में उसके लूणी नदी का भाव से नहर कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया समगांव, जैसलमेर का समगांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कहलाता है। फिर मैंने आपको लिखा है कुलदरा गांव में वहर मछली के अपने को विशेष मिलती है। आकल गांव के बारे में बताया था, आकल गांव में आकल वुड फॉसिल पार्क, प्राचीन जीवाश्म पार्क को अपने को यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था, लास्ट में दिखाया था मावट। यहाँ पे जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन जो दिसंबर के महीनों में शीतकालीन वर्षा से मावट कहते हैं। मावट फसल, मावट तो किसके लिए प्रसिद्ध होती है? मावट तो गेहूं की फसल के प्रसिद्ध मानी जाती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाते हैं, फिर सोने की बूंदे भी कहा जाता है। फिर मैंने मावट के बाद भूबुलिया दिखाया था, जो कि गर्मियों के महीनों में राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों में आने वाला भूबुलिया कहा जाता है। फिर मैंने आपको पानी संरक्षण, जल संरक्षण की विधियां करवाई थी। जल संरक्षण की विधि में सबसे पहले मैंने आपको नाड़ी करवाया था। नाड़ी पोखर के समान होता है, टोबा नाड़ी के समान होता है लेकिन गहरा ज्यादा होता है। फिर
मैंने आपको बावड़ी बताई थी, जो सीढ़ियों नुमा कुआं तो उसे बावड़ी कहा जाता है। खंडेर जो उतरते पानी के दूसरी साइड ढलान के रूप में जो दीवारें बनाई जाती है उसको खंडेर कहा जाता है। फिर मैंने कहा था टांकी, टांका, टांका जो छत के पानी से नीचे उतरना टांका कहलाता है। फिर आपने चले थे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश को सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में पाया जाता है। 41.50% क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले देखा थी, यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या देखा था, सबसे पहले अपने देखा था यहाँ पे ट्रसरीकालीन चट्टानें पाई जाती है। ट्रसरीकालीन चट्टानें प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। यहाँ पे जुरासिक-कालीन चट्टानें पाई जाती है। जुरासिक-कालीन चट्टान किसके लिए विख्यात है? जुरासिक-कालीन चट्टान तो आतल वुड फॉसिल पर जो अपने पीछे पड़ गए थे, सेम वही जहां से कोयला वगैरह वगैरह निकलता है, जुरासिक-कालीन चट्टान उसके लिए विख्यात मानी जाती है। लेकिन ट्रसरीकालीन चट्टान किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। यहाँ पे बालसन पाई जाती है। जो चट्टानी भाग को मध्य में, चट्टानी भाग के मध्य में जो मरुस्थल का इलाका था वहां पे अस्थायी झील बनती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बालसन कहा जाता है। रन, टाट, मरो, प्लाय, यहाँ पे खड़ी सारी खारे पानी झीलों के प्रकार थे। मैंने उर्मिका दिखाया था आपको, उर्मिका जो परतदार दोहरों के ऊपर जो परतदार लहर होती है उसे उर्मिका कहा जाता है। मैंने आपको तली दिखाया था, तली जो मरुस्थल के नीचे की जो समतल भूमि जिसे तली कहा जाता है। फिर मैंने आपको लाटीश्री क्षेत्र बताया था, लाटीश्री क्षेत्र मोहनगढ़ पोखरण के मध्य में जो बीच का जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो एक पट्टी पाई जाती है जिसे खनिज पट्टी कहा जाता है। खनिज पट्टी के अलावा इसे जल पट्टी कहा जाता है। यहाँ पे जल पट्टी हुआ करती थी, खनिज पट्टी जल पट्टी है जिसके ऊपर सेवण घास होती है तो इसे सेवण घास पट्टी कहा जाता है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। इसको 880 मीटर इसकी लंबाई बताई, 60 किलोमीटर इसकी 60 मीटर इसकी चौड़ाई बताई थी। यहाँ पे सेवण घास, सेवण, दामन, तरडगम, अरड़ घास पाई जाती है। सेवण घास को गोडावण पशु की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको अर्ध शुष्क के बारे में, जब मैंने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क कंप्लीट हो गया, अर्ध शुष्क को मैंने फिर 4 भागों में बांटा था। शेखावटी प्रदेश, गग्गेर लूणी प्रदेश में बांटा था। उसके बाद नागौरियुस भूमि, वह नागौरियुस भूमि के बाद में अपने सबसे चौथा कौन सा था? शेखावटी प्रदेश में बांटा था। गग्गेर भूमि मैंने कहा था गग्गेर नदी के अंदर अपने पढ़ लेंगे, लूणी नदी के अंदर कहा लूणी नदी के अंदर पढ़ लेंगे। शेखावटी प्रदेश के अंदर मैंने कहा था, शेखावटी प्रदेश में सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। शेखावटी प्रदेश में अपने बांगर व बागर, बागर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे बीड़ पढ़ के आए थे। बीड़ तो जो ढूंढाड़ शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है और जो ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ा कहा जाता है। फिर नागौरियुस भूमि की बात करते हैं। नागौरियुस भूमि के मैंने बारे में दिखाया था। यहाँ पे हरियर नाम का पक्षी पाया जाता है जो कभी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखता, जो पहले वर्तमान में भारत में तो कहाँ पे है? भारत में यूपी में पाया जाता है, सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है या फिर सरिस्का अलग में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड की एक पट्टी पाई जाती है जहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे कुबड़ पट्टी पाई जाती है। नागौर राजगढ़ के मध्य कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी पाई जाती है। यहाँ पे से टेढ़ापन और ज्यादा इसको पानी पीने से यहाँ पे शरीर के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, इसलिए इसे टेढ़ा पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी के नाम से जाते हैं। इतना कंप्लीट किया था। फिर मैंने मरुस्थल के बारे में थोड़ा बेसिक से बताया था। मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,17,000 वर्ग किलोमीटर बताया था। इसके बारे में बताया था। मिस्र में इसको क्या बोलते हैं? सीटर कहा जाता है। मिस्र में इसको सहारा के मौसम में ग्रेट पेरियो आर्कटिक कहा जाता है, या फिर पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और सर्वाधिक यहाँ पे क्या आबादी वाला मरुस्थल भी कौन सा? अपना रेगिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान के 4 राज्यों में फैला जाता है। गुजरात में फैला हुआ, राजस्थान में फैला हुआ, पंजाब हरियाणा में फैला हुआ मरुस्थल कौन सा? अपना थार का मरुस्थल पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा था अब रेगिस्तान का इलाका है। रेगिस्तान के इलाके में अकाल तो पड़ेंगे। अकाल के लिए विख्यात अपना मरुस्थल, अकाल सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर पड़ते हैं, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर पड़ते हैं। अकाल राहत कार्य के लिए राजस्थान में फायसागर झील व राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। उसके अंदर सबसे पहले कर्नल जम्स्टोड ने अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। सबसे पहले 40 का काल 1783 के अंदर पड़ा था, सहसा मूलसा का काल। उसके बाद पंचकाल पड़ा 1812-13 के अंदर, सहसा मूलसा का काल पड़ा था 1842 के अंदर। उसके बाद त्रिय काल पड़ा 1868-69 के अंदर। छपनिया काल अंतिम काल था जो कि 1899 के अंदर पड़ा, लेकिन विक्रम संवत 1956 में पड़ा, इसलिए इसको छपनिया काल पड़ा, छपनिया काल के नाम से जाना गया। और छपनिया काल में लोगों का सारा खेजड़ी का वृक्ष बना था। खेजड़ी का वैज्ञानिक प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि जैसे अपना अरावली राजस्थान में मरुस्थल कंप्लीट, तो मैंने अरावली को शुरू किया था। अरावली राजस्थान के 13 जिलों में फैला हुआ। अरावली में 9% यहाँ का क्षेत्रफल रखता है, 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के अंदर अपने फसल, अरावली में मक्का होता है। अगर मैं बात करूं जलवायु, यहाँ पे जलवायु तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा तो 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे मिट्टी तो बात करूं तो पर्वत तो लाल भूरिया, को ऐसे मैंने याद करवाया था। अगर फिर मैं बताऊं तो वर्तमान में ये क्या है,
वर्तमान में एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। वर्तमान में क्या प्राचीन वलित पर्वतमाला किसे कहा जाता है? अरावली को। नवीन वलित पर्वतमाला तो हिमालय को कहा जाता है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला कही जाती है। किसको? अरावली को प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला कही जाती है। फिर मैंने कहा प्री कैम्ब्रियन काल की, तो इसका अध्ययन करने वाला था एम हेरोन था। 1923 के अंदर इसने अध्ययन किया था। फिर मैंने कहा था इसके समकालीन, अगर मैं बात करूं इसके समकालीन विश्व में यूएसए देश में अपलेशियन पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कही जाती है। अपलेशियन इसके समान ही है, वो भी प्री कैम्ब्रियन काल की थी। यहाँ पे क्वार्टर जाइट चट्टानों की मुख्य रूप से प्रधानता पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई 930 वर्ग किलोमीटर 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर इसके ऊपर माउंट आबू, दूसरा सबसे ऊंचा नगर प्रतापगढ़ है। अगर मैं फिर बात करूं तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से, भारत में इसका विस्तार कहां से होता है? गुजरात के खेड़ब्रह्मा पालनपुर से इसका शुरू होता है और दिल्ली में इसका रायसेन हिल्स तक इसकी पहाड़ी तक फैला हुआ है। राजस्थान में इसका विस्तार कहां से होता है? सिरोही से शुरू होता है, केतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार फैला हुआ है। भारत में इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर, 80% लगभग राजस्थान में फैली हुई है। अगर इसको कौन से सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है अरावली की? तो अरब सागर से इसको उत्पत्ति मानी जाती है। अगर इसका मूल बिंदु की बात करूं तो मिनिकॉय द्वीप को इसका मूल बिंदु माना जाता है। ये आपको मैंने सारा लिखा दिया। फिर अगर मैं आगे इसके बात करूं तो इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पड़ता है। इसका सबसे कम विस्तार अगर अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। ये मैंने आपको सबसे पतली कहां पे है? अजमेर के अंदर, सबको मैंने लिखाया हुआ है। अच्छा, उदयपुर के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार पड़ता है। फिर मैंने कहा सिंधु नदी तंत्र को गंगा नदी तंत्र से अलग करने वाली कौन सी अरावली पर्वतमाला पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने इसको कंप्लीट करा तो मैंने कहा था अरब सागर की नदियों को बंगाल की खाड़ी की नदी से अलग करने वाला जो तंत्र बीच के अरावली पर्वतमाला, जो इसको अरब सागर की नदियों को अलग से डिवाइड कर देती है और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग से डिवाइड कर देती है। ये तंत्र, ये भी पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला थी। फिर मैंने कहा था अरावली पर्वतमाला ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ पे खनिज की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है। इसके ऊपर सबसे ऊंची जैसमान झील पड़ती है या फिर नक्की झील, इसके ऊपर सबसे ऊंची झील पड़ती है। फिर मैंने कहा अरावली को 3 भागों में बांटा गया। अरावली को 3 भागों में बांटा गया, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत गुरु सी का पड़ती है। अगर इनको क्रम से याद करना तो मैंने कहा था गुरु से दिल जरा आस्था कुंभा, गुरु गुरु सी के, गुरु से दिल दिलवाड़ा, से दिल जरा जरगा आस्था, अचलगढ़ आस्था पूरा और कुंभलगढ़। अगर मध्य अरावली की याद करो तो माता नाग, मोरारजी, तारागढ़ और नागपट। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी याद करें तो मैंने कहा था रमा से लोहा, रघुनाथगढ़, उसके बाद मालखेत और लोहागढ़ पर्वत। ये बड़ा क्या हो गया था। फिर मैंने आपको 3 मैप बनवाए थे। सबसे पहला मैप बनवाया था मैंने कौन सा? दर्रों का मैप बनवाया था। मैंने कहा अरावली के साथ अगर 3 मैप आपके अटैच हुए फिर भी आपकी अरावली कंप्लीट होगी, वरना आपकी अरावली क्या रह सकती? अधूरी रह सकती है। 3 मैप बनवाए थे मैंने दर्रे के। दर्रे का जो सबसे पहला मैप था उसके अंदर मैंने कहा अगर पाली के दर्रे याद करें तो 10-12 हाथी पानी में याद रखना। 10-12 हाथी पानी में, सूरी के नाल, बरद दर्रा और हाथीगुड़ा के नाल। मैंने कहा था अगर बूंदी के मैप, बूंदी की याद करें तो लाख बार खटखट करने का राम को चेताया, लाखेरी दर्रा, खटखट दर्रा, रामवास का दर्रा, रामगढ़ का दर्रा, चेतावास का दर्रा। मैंने कहा था अगर राजसमंद के दर्रे याद करने हो तो मैंने कहा था याद करना आपको खमली गौर से जिले राजसमंद, खमली घाट का दर्रा, गौर घाट का दर्रा और राजसमंद, खमली गौर से जिले जिलवा किला राजसमंद के। मैंने कहा अगर उदयपुर के आपको दर्रे याद करें तो एक ही ट्रिक याद करना, उदयपुर के दर्रे सोम देवता को केवड़िया फूल चढ़ाए, सोमेश्वर के नाल, देवड़िया के नाल, केवड़िया के नाल और केवड़िया के फूल चढ़ाए, फूलडोल के नाल, ये याद करना। सिर्फ एक अजमेर के दर्रे रह गया। अजमेर के अगर दर्रे याद करो तो शिव ने बार में कच्ची सुरापी, शिवपुर घाट का दर्रा, कचवाली का दर्रा और बार में बार दर्रा और कच्ची सुरापी, पीपली घाट का दर्रा और पी से पीपली घाट का दर्रा। चलिए कंप्लीट हो गई। 5 जिलों के दर्रे याद करने। फिर मैंने कहा था एक आबू का पठार, इसका पठारों का मैंने एक मैप बनवाया था। पठारों में मैप बनाया मैंने। सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, 1300 मीटर इसकी ऊंचाई पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही जिले में। दूसरा सबसे ऊंचा पठार मैंने कहा था आबू का पठार, 1260 मीटर, दूसरा सबसे ऊंचा पठार। फिर मैंने कहा था उदयपुर के अंदर, सिरोही के बाद उदयपुर में, उदयपुर के अंदर सबसे ऊंचा पठार करवाया था। उदयपुर के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? उदयपुर का सबसे पहला पठार कौन था? जैसलमेर झील के पूरा में पड़ता है साड़िया का पठार वो। उसके बाद दूसरा पठार मैंने कहा था राजसमंद उदयपुर में फैला वो गोकुंदा का पठार। उदयपुर में कहां से शुरू होता है? उसका बोराट का पठार, राजसमंद में उदयपुर में फैला हुआ बोराट का पठार जो कि राजस्थान में उदयपुर से शुरू होता है गोकुंदा से और राजसमंद में कहां पे? कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ। उसके बाद में प्रतापगढ़ में, नीचे प्रतापगढ़ में आया था, प्रतापगढ़ में मैसा का पठार, उसके चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार करवाया था, मंडेसरा का पठार करवाया था। उसके बाद में चला गया था भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर बिजासन का पठार करवाया था, बिजोलिया का पठार करवाया था।
फिर मैंने कहा चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के मध्य एक पठार फैला हुआ ऊपर मान का पठार, जो कि चित्तौड़गढ़ में भैंसोड़गढ़ से शुरू होता है बिजोलिया तक, बिजोलिया के मध्य फैला हुआ ऊपर मान का पठार। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में मैंने कहा था यहाँ पे पठार पे झालावाड़ का पठार, और झालावाड़ का पठार मालवा का पठार कई भाग में रहता है। और मैंने कहा काका तो अलवर में क्रास का पठार और कांकड़वाड़ी का पठार कहाँ पे अलवर में पड़ता है। ये दूसरा मैप कंप्लीट। फिर मैंने तीसरा मैप आपको पहाड़ियों का बताया, तो अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की मैं बात करूं तो अरावली का जो सबसे पहला आपको मैंने मैप करवाया था, मैं जैसलमेर जिले से लेकर चला, जैसलमेर जिले का सबसे पहला मैप था, जैसलमेर जिले का सबसे पहला मैप बनवा के आया था। जैसलमेर जुरासीकालीन पहाड़ियां, कोटली गांव की पहाड़ियां आपको और त्रिकुट पहाड़ी, 3 पहाड़ियां। जैसलमेर के बाद जिला आता है बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर हरदेश्वर की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ी। बाड़मेर के बाद जिला आता है, बाड़मेर के बाद जिला आता है जालौर, जालौर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ी, मानदेसरा की पहाड़ी और जसवंतपुरा की पहाड़ी और सुंडावता जालौर की पहाड़ी, ये पड़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे बाड़मेर, जालौर, जालौर के बाद सिरोही, सिरोही के अंदर नया सालवारा गांव की पहाड़ी और भाकरी पहाड़ी पड़ा। सिरोही के बाद में कौन सा पड़ा, सिरोही को उदयपुर पड़ा। देश सरों की पहाड़ियां पड़ी थी, देश सरों के बाद में कौन सी, गिरवा की पहाड़ियां पड़ी थी, देश सरों के गिरो पादरला गांव की पहाड़ी थी, गोगुंदा की पहाड़ियां पड़ी थी और पिछागढ़ की पहाड़ियां पड़ी थी। उदयपुर के बाद डूंगरपुर पड़ता है, डूंगरपुर में कोई पहाड़ियां नहीं पड़ी। डूंगरपुर के बाद में कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कोई नहीं। बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ में एक पहाड़ियां पड़ी थी, बांसवाड़ा की मेवली की पहाड़ियां पड़ी थी। प्रतापगढ़ में भौर माता की पहाड़ियां पड़ी थी। चित्तौड़गढ़ में अपने कुछ ब्राह्मणी की पहाड़ियां पड़ी थी। चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा गांव की पहाड़ियां पड़ गए थे। फिर अपने बिजोलिया के अंदर बात, भीलवाड़ा के अंदर बात करते हैं तो बिजोलिया की पहाड़ियां पड़ी थी, बिजासर की पहाड़ियां पड़ी थी। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों की बात करते हैं, मुकुंदवाड़ा पहाड़ी झालावाड़ व कोटा के अंदर कौन सी पहाड़ियां पड़ी थी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां पड़ी थी। 12 के अंदर मैं बात करूं तो 12 के अंदर अपने बागती की पहाड़ियां पढ़ के आए थे, 12 के अंदर बागती की पहाड़ियां आपको मैंने आपको करवाई थी। फिर अगर मैं बात करूं सवाई माधोपुर के अंदर बरवाड़ा की पहाड़ियां, करौली के अंदर आपको कौन सी पहाड़ी करवाई थी, करौली के अंदर कोई खास पहाड़ी नहीं थी। उसके बाद करौली के अंदर पहाड़ी त्रिकुट पर्वत के नाम से करवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं भटपुर के अंदर नानी पहाड़ी करवाई थी, अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियां करवाई थी, जयपुर के अंदर चैनपुरा की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, विजय की पहाड़ियां, विराट की पहाड़ियां करवाई थी। अगर मैं झुंझुनू की बात करूं, झुंझुनू के अंदर पड़े कौन से, लोहागढ़ पर्वतमाला के नाम से आपको करवाया था। अगर मैं अजमेर की बात करूं तो नाग पहाड़ी के नाम से आपको करवाया था। अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो मेहरानगढ़ चिड़ियाटूप की पहाड़ी करवाई थी। अगर मैं नागौर की बात करूं तो कोटली गांव की पहाड़ी आपको मैंने करवाई थी। अगर मैं पाली की बात करूं तो पाली के अंदर हेमकुंड पर्वत नानी सिद्धि के नाम से करवाया था, राजसमंद के अंदर हेमकुंड पर्वत के नाम से, दौसा के अंदर देवपुरा की पहाड़ी मैंने आपको करवाई थी। ये आपको अरावली कंप्लीट होती है। अरावली के अंदर मैंने पूर्वी मैदानी प्रदेश बात किया था। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% राजस्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल पाई जाती है। यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करते हैं, 23 में 39 कहा था। और मैंने कहा था राजस्थान के इलाके पश्चिमी इलाकों में, राजस्थान के सबसे पूर्वी इलाकों में कौन सा पाया जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं, 50 से 80 समय यहाँ पे वर्षा होती है। जलवायु कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में तो हर प्रकार की कृषि हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी में तो हर प्रकार की कृषि हो सकती है। जैसे कृषि की बात करो तो कौन कौन सी मिट्टी पर कृषि हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसा, ये सारी प्रकार की कृषि हो जाती है जलोढ़ मिट्टी के अंदर। 71 की यहाँ पे सबसे छोटे यहाँ पे परिवहन राजस्थान के राजमार्ग इसी साइड में पड़ते हैं, यह भी आपको मैंने लिखवाया था। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसके बाद तुरंत अपने नहर की बात करते हैं तो गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर यहाँ पे देख के थे। नदी की बात करें तो बनास नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी, इस साइड में अपने नदियां देख के थे। अगर मैं बात करूं अभयारण्य की बात करूं तो यहाँ पे सरिस्का अभयारण्य देख के थे और कुंभल केवला देव अभयारण्य इस साइड में अपने देख के थे। उसके बाद अपने बात करते हैं, इसके बाद मैंने कहा था इसको 3 भागों में बांटा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चारों भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। इस साइड में मैंने 3 भागों में बांटा था, एक तो बनास बाणगंगा के रूप में बांटा था, दूसरा मैंने माही बेसिन के रूप में बांटा था और तीसरा मैंने चंबल बेसिन के। सबसे पहले चंबल बेसिन को उठा देता हूं मैं। चंबल बेसिन, जहां पे चंबल नदी बहती है उसी का बेसिन चंबल बेसिन कहलाता है। चंबल नदी अवनालिका प्रदन के लिए विख्यात है। मैंने कहा बीहड़ सर्वाधिक चंबल नदी करके सवाई माधोपुर के अंदर डांग की रानी कॉलोनी को कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कहा था माही, उसके बनास बाणगंगा बेसिन, इन दोनों के मध्य की बात करूं तो यमुना व बाणगंगा के मध्य में वही का मैदान पड़ता है। अगर मैं बात करूं बनास बाणगंगा व बनास के मध्य में मैं बात करूं तो पीडवाड़ का मैदान पड़ता है। बनास व चंबल के मध्य में बात करूं तो मालपुरा टोंक का, मालपुरा करौली का मैदान पड़ता है। और लास्ट मैंने कहा था बनास के मध्य की बात करूं, बनास व चंबल के मध्य की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा मैदान, माल खिराड़ का क्षेत्र पड़ता है। ये चारों मैं आपको भौतिक प्रदेश में बताए थे। लास्ट मैंने भौतिक प्रदेश आपको क्या बताया था, लास्ट मैंने बताया था माही बेसिन के रूप में। माही नदी जहाँ पे बहती है उसमें माही बेसिन का निर्माण करती है। और माही बेसिन में सबसे पहले क्या बताएगा, माही बेसिन में सबसे पहले कांटा क्षेत्र माही बेसिन में सबसे पहले आपको कांटा क्षेत्र के रूप में बताया।
माही नदी का प्रतापगढ़ के तट के निकट जो बेसिन पड़ता है वो उसे कांटा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में उसका कांटा क्षेत्र कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में उसका मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है, और बांसवाड़ा में डूंगरपुर का उसका क्षेत्र क्या कहता है, बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना। ये आपको मैंने कंप्लीट करवाया था। अच्छा, लास्ट भौतिक प्रदेश कौन सा बच गया? लास्ट भौतिक प्रदेश अपना बचता है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में अगर मैं वर्षा की बात करूं तो 80 से 120 सेंटीमीटर वहां पे वर्षा पाई जाती है। यहाँ पे 7% क्षेत्र में 7% क्षेत्रफल पाया जाता है और 6.89% जनसंख्या निवास करती है। 7% यहाँ पे क्षेत्रफल पाया जाता है और 6.89% यहाँ पे 6.89% क्षेत्रफल पाया जाता है और 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। 7 में 11, 6.89% यहाँ पे क्षेत्रफल और 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करते हैं। हाड़ौती का पठार 4 जिलों में फैला हुआ, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ। ये आपको मैंने बताया। मैंने कहा काली मिट्टी से एकमात्र युक्त प्रदेश कौन सा? हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती का पठार मध्य भारत में मालवा का पठार कहा जाता है। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहा जाता है और हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का भाग है और मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है। ये मैंने आपको बताया था। हाड़ौती मालवा का पठार काली मिट्टी से युक्त है। मैंने कहा हाड़ौती का पठार भी किस मिट्टी से युक्त होगा? काली मिट्टी से युक्त है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? कपास की खेती सर्वाधिक होती है। और मैंने कहा राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता युक्त पठार भी कौन सा था? राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता युक्त पठार हाड़ौती का पठार। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता युक्त पठार रहता है। सर्वाधिक नदियां उद्गम भी कौन से पठार से होती है? हाड़ौती के पठार से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। कौन से पठार से? हाड़ौती के पठार से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा था ये कौन से युग से बनी थी? क्रिटेशियस युग। जो ज्वालामुखी बनती है वो कौन से युग से बनती है? क्रिटेशियस युग से बनती है। कौन से युग से बनती है? क्रिटेशियस युग से बनती है। और क्रिटेशियस युग किसका कहा था? ज्वालामुखी कहा था। किसका कहा था? ज्वालामुखी का कहा था क्रिटेशियस युग। ज्वालामुखी की वजह से किसका? हाड़ौती का पठार बना था। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने कहा इसको दो भौतिक प्रदेशों में, दो अलग अलग भागों में बांटा था। एक तो विंध्य कंगार क्षेत्र में बांटा था, दूसरा बांटा था दक्कन के पठारी क्षेत्र में। विंध्य कंगार क्षेत्र को मैंने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले मैंने बांटा था अर्धचंद्राकार पहाड़ी। बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ी पड़ती है। बूंदी के अंदर कौन सी पहाड़ी? अर्धचंद्राकार पहाड़ी पड़ती है। फिर मैंने कहा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी पड़ती है कोटा झालावाड़ के अंदर, जिसकी सबसे ऊंची पर्वतचोटी चालवाड़ी। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची पर्वतचोटी चालवाड़ी, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर मैंने कुंडाला की पहाड़ी कोटा के अंदर पड़ती है। ये मैंने आपको बताया। रामगढ़ की पहाड़ी कहां पे? बूंदी के अंदर। ये मैंने आपको बताया। फिर दूसरा पॉइंट था नदी निर्मित क्षेत्र। नदी निर्मित क्षेत्र नदियों के अंदर जो क्षेत्र तैयार किया उसके नदी निर्मित क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया था नदी निर्मित के बाद में हाड़ौती का पठार, नदी निर्मित क्षेत्र और लास्ट में शाहबाज उच्चभूमि। शाहबाज उच्चभूमि की सबसे ऊंची पर्वतचोटी सेतु। शाहबाज उच्चभूमि की सबसे ऊंची पर्वतचोटी सेतु। ये शाहबाज उच्चभूमि की सबसे ऊंची पर्वतचोटी। लास्ट मैंने जब विंध्य कंगार क्षेत्र में बांट दिया, विंध्य कंगार क्षेत्र में बांट दिया, इस साइड में मैंने बांटा गंगधर प्रदेश। गंगधर प्रदेश में बांटा था। गंगधर प्रदेश को भी मैंने 2 भागों में बांटा था। गंगधर प्रदेश को भी मैंने 2 भागों में बांटा था, मुख्य रूप से शाहबाज उच्चभूमि के नाम से। गंगधर प्रदेश को 2 भाग में, एक तो झालावाड़ का पठार जो झालावाड़ में पड़ता है, कौन सा पठार? झालावाड़ का पठार, और एक विंध्य दक्कन का पठार को गंगधर प्रदेश में बांटा था। मुख्य रूप से यहाँ पे दक्कन का पठार था। दक्कन का पठार 2 भागों में था, तो गंगधर प्रदेश और एक झालावाड़ का पठार। गंगधर प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी इलाका गंगधर प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती के पठार का दक्षिणी पश्चिमी इलाका गंगधर प्रदेश कहलाता है। और झालावाड़ का पठार जो कि अपनी बात करते हैं मुख्य रूप से बारा का इलाका झालावाड़ के पठार के उपनाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा भारत राजस्थान का भौतिक प्रदेश रिवाइज करवा दिया। समझ आ गया थोड़ा बहुत? अगर नहीं आए तो कोई इलाज नहीं है। आपको मैंने जैसा मैंने करवाया वैसे वैसे संपूर्ण याद करवा दिया। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया चलते हुए। बाकी आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहेगा। और YouTube वालों वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना चैनल है, आपका अपनी कोचिंग सेंटर है और आपके लिए मेहनत करें, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।